1965 में बनने वाली ईसो पाकिस्तान फर्टिलाइजर कंपनी, जिसका नाम बाद में चेंज हुआ एंग्रो में। तो जी हाँ, ये वही एंग्रो ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में बड़े ग्रुप्स में शुमार किया जाता है। तो इस कंपनी का नाम बाद में चेंज करके रखा गया एंग्रो कॉरपोरेशन। तो इसी एंग्रो कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी, जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक डिविडेंड किंग के तौर पर जाना जाता है, जिसके आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, जो कि है एंग्रो फर्टिलाइजर। तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी अपने पेरेंट कंपनी से अलहदा होकर 2010 में खुद से ऑपरेट करने लगी। तो आज हम इसी एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं, जिसमें हम कंपनी की प्रोफाइल को लेकर कंपनी की प्रोडक्ट्स, कंपनी के कस्टमर्स को देखेंगे और कंपनी के अकॉर्डिंग जिस तरह के गैस प्राइसेस, गैस से रिलेटेड, कंपनी की प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ेस हैं उनको कवर करेंगे। एंड एट द एंड हम फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस करके एट द एंड हम स्टॉक प्राइस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर के एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले आप जरा ये प्रॉफिट रेट्स को देखें। ये प्रॉफिट रेट्स हमारे पीएसएक्स के प्रीमियम ग्रुप के हैं, जिसके चार्जेस जस्ट 1000 हैं। तो आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स अवेल करने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू रब्ता करके। और इसी तरह एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको ज्वाइन करके आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को बिल्कुल फ्री हासिल कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि ये एंग्रो फर्टिलाइजर के एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, आप लोगों की फरमाइश पर बनाई जा रही है। तो अगर आप भी किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखकर जिस कंपनी का एनालिसिस चाहें उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए भी उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। तो चलिए एंग्रो फर्टिलाइजर के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी जो कि अपनी पेरेंट कंपनी से डीमर्ज हुई थी 2010 में, उसके बाद इन्होंने 2011 में एक न्यू प्लांट लॉन्च किया। वो न्यू प्लांट बनाया 1.1 बिलियन डॉलर की एक्सपेंसिस से, जो कि उस प्लांट का नाम था N1। और इस प्लांट को गैस मिलती थी SNGPL के थ्रू, मतलब के सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड से। ये एंग्रो फर्टिलाइजर के N1 प्लांट को 10 साल की सब्सिडी दी गई, 2011 से स्टार्ट होने वाले प्लांट को 2021 तक। 2021 के बाद सब्सिडी एंड हुई। तो ये प्लांट भी गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद कंट्री के अंदर यूरिया और बाकी फर्टिलाइजर्स की डिमांड को देखकर बनाया गया। और सेम ऐसे ही फौजी फर्टिलाइजर ने भी अपने प्लांट्स को बनाया। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर करता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फर्टिलाइजर सेक्टर है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू ही चलता है, मतलब कि उनके अंडर रहकर चलता है। अगर किसी कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन करनी है तो वो एक्सपेंशन का अप्रूवल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी, देन एक्सपेंशन होगी। अदरवाइज कोई भी कंपनी अपनी एक्सपेंशन नहीं कर सकती। 2011 में भी फौजी फर्टिलाइजर और एंग्रो फर्टिलाइजर ने अपनी एक्सपेंशन की, वो भी सिर्फ इसी वजह से कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल दी। और अप्रूवल देने की वजह ये थी कि पाकिस्तान के अंदर फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई थी और उसकी सप्लाई बहुत कम थी, जिसकी वजह से दोनों कंपनीज ने अपने न्यू प्लांट्स को बनाया और उसके अकॉर्डिंग अपने कंट्री के अंदर जो डिमांड्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी उनको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। फर्टिलाइजर सेक्टर की जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन सेम उतनी ही है जितनी के इनकी डिमांड है फर्टिलाइजर्स की। तो अगर फर्टिलाइजर सेक्टर्स की डिमांड इंक्रीज होती है तभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल देगी डिफरेंट कंपनीज को जो कि अपने न्यू प्लांट्स लगाएंगे। इसी तरह फातिमा फर्टिलाइजर ने भी काफी ज्यादा इनसे बेनिफिट लिया था। जब भी कोई न्यू कंपनी प्लांट लगाती है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू अप्रूवल के थ्रू लगाती है। इसी तरह ही इनके जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है वो भी कंपनी खुद सेट नहीं कर सकती। अब जिस तरह के आपको पता है कि एंग्रो फर्टिलाइजर को मिलने वाली गैस और फौजी फर्टिलाइजर को मिलने वाली गैस में बहुत ज्यादा फर्क है। तो इन दोनों की प्राइसेस की में जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस होंगी उनमें भी काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। लेकिन इस डिफरेंस को दूर किया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस डिफरेंस को दूर करने की वजह थी ब्लैक मार्केटिंग। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर में जो फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी थी उसके जो फर्टिलाइजर्स थे उनकी जो प्राइसेस थी वो काफी लो थी एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइजर की गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई थी तो उस बिहाफ पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेकर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को भी इंक्रीज किया। लेकिन चूंकि फौजी फर्टिलाइजर के लिए गैस प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई थी तो उनकी प्रोडक्ट की प्राइसेस वहीं पर थी, जिसकी वजह से फौजी फर्टिलाइजर की जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सस्ते होने की वजह से ब्लैक जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट हो गई और ब्लैक में ये सारी चीजें सेल होना शुरू हो गई।
तो उस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी फर्टिलाइज़र के फर्टिलाइज़र्स की भी जो प्राइसेज़ हैं वो इंक्रीज़ की। तो अब ऑलमोस्ट 4600 रुपीज़ पर एक जो बैग है वो सेल होता है एंग्रो फर्टिलाइज़र का, और इसी तरह 4400 में फौजी फर्टिलाइज़र का बैग सेल होता है। तो इसी तरह कंपनी की एक्सपेंशन का कंट्रोल और कंपनी की प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ का कंट्रोल टोटल ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है। तो अब बात करते हैं गैस की प्राइस पर। ये गैस की प्राइस पर भी हम डिटेल से कवर नहीं करेंगे, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दूँगा। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर का पूरा एनालिसिस करेंगे हम, और उनके दरमियान कंपनीज़ की कंपैरिज़न करेंगे कि फर्टिलाइज़र सेक्टर की पूरी डिटेल और उनके अंदर मौजूद कंपनीज़ का कंपैरिज़न, जिसकी वीडियो अपलोड होगी बहुत ही जल्द। आप अगर वो भी वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाज़मी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। तो गैस प्राइसेज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह फौजी फर्टिलाइज़र को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, सेम इसी तरह ही 2015-16 के दौर में वहाँ पर फौजी फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा था एज़ कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइज़र, क्योंकि एंग्रो फर्टिलाइज़र को सब्सिडी मिली हुई थी। तो वो सब्सिडी की वजह से एंग्रो फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही थी। अब वही सिचुएशन उलट है। अब यहाँ पर फौजी फर्टिलाइज़र काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, लेकिन एंग्रो फर्टिलाइज़र एक रेंज में ही है। वो सिर्फ़ गैस प्राइसेज़ की वजह से। अब बेसिकली जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है उसमें गैस एक मेन कंपोनेंट है आपकी प्रोडक्ट को बनाने का। तो ये ऑलमोस्ट 70 टू 80% गैस ही यूज़ होती है फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए। मतलब कि गैस की प्राइसेज़ पर आपकी प्रोडक्ट का इन्हिसार है कि आपकी प्रोडक्ट टोटली डिपेंड करती है गैस प्राइसेज़ पर। अगर गैस की प्राइसेज़ लो होंगी तो आपकी प्रोडक्ट सस्ती बनेगी, अगर गैस प्राइसेज़ हाई होंगी तो आपकी प्रोडक्ट एक्सपेंसिव बनेगी। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र जो कि गैस लेती थी एसएनजीपीएल से, जो कि सब्सिडी के थ्रू मिलती थी। लेकिन उस सब्सिडी को ख़त्म किया गया और प्राइसेस जो थी वो 580 से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 1600 तक की गई। लेकिन फौजी फर्टिलाइज़र के साथ ऐसा नहीं हुआ। अब सीन इस तरह है कि सिंपल जो एसएनजीपीएल थी वो अपने गैसेस को लेती थी, लेकर आगे डिस्ट्रीब्यूट करती थी। मतलब कि इनकी अपनी गैस फील्ड्स के थ्रू ये अपना काम नहीं करते थे। लेकिन मारी एनर्जीज जो थी, मारी पेट्रोलियम जिनसे एफएफसी अपनी गैसेस लेती हैं, मारी एनर्जीज अपनी ही फील्ड से खुद कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी गैसेस सेल आउट करती थी। मतलब कि मारी एनर्जीज का ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो अपनी ही गैस को जो डिस्कवर हुई हैं उनको खुद ही ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट करके कस्टमर्स को सेल आउट कर सकती हैं। तो फुजी फर्टिलाइजर के साथ सेम ऐसा हुआ, और ये फुजी फर्टिलाइजर को नहीं बल्कि मारी पेट्रोलियम सस्ते दामों फातिमा फर्टिलाइजर को भी गैस देती है, जिसकी वजह से फातिमा फर्टिलाइजर भी आपको काफी ज्यादा ऊपर आती नजर आ रही है। तो जो ये फातिमा फर्टिलाइजर या फुजी फर्टिलाइजर को गैस सस्ती मिल रही है, ये सब्सिडी नहीं है, इसीलिए ये दोनों कंपनीज ग्रो कर रही हैं, और काफी हद तक यही उम्मीद की जा सकती है कि ये दोनों कंपनी काफी ज्यादा ग्रो करेंगी, इवन के 5-6 साल तक भी ये काम चल सकता है। तो ये सब्सिडी क्यों नहीं है फातिमा फर्टिलाइजर की, और एंग्रो फर्टिलाइजर को सब्सिडी क्यों मिली थी और वो खत्म क्यों की गई, ये सारी की सारी डिटेल हम जब फर्टिलाइजर सेक्टर को नेक्स्ट वीडियो में एनालाइज करेंगे तो हम फर्टिलाइजर सेक्टर में एक कंप्लीट डिटेल देखेंगे। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो फौजी फर्टिलाइजर और फातिमा फर्टिलाइजर इसलिए ज्यादा ग्रो करे हैं एज कम्पेयर टू एंग्रो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट कवर करता चलूँ कि ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, चाहे वो एफएफसी हो, चाहे वो फातिमा हो, चाहे एंग्रो फर्टिलाइजर हो, ये भी प्रोटेक्टेड है फ्रॉम इम्पोर्टर्स। मतलब कि बाहर से अगर कोई भी फर्टिलाइजर आता है तो वो यहाँ पर आकर मार्केट में सेल आउट नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोकल मार्केट से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ये पूरे का पूरा फर्टिलाइजर सेक्टर प्रोटेक्टेड है इम्पोर्टर से, कि पाकिस्तान में बाहर से कोई भी फर्टिलाइजर आकर यहाँ पर सेल आउट नहीं हो सकती। इनका कंपैरिजन, इनका जो कंपटीशन है वो सिर्फ लोकल बेस ही है। फौजी फर्टिलाइजर का एंगो फर्टिलाइजर के साथ फातिमा फर्टिलाइजर आ गई, इन सब का सिर्फ आपस में ही कंपटीशन है, किसी बाहर का कंपटीटर के साथ नहीं। तो अब अगर एंगो फर्टिलाइजर के प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये डिटेल आपके सामने है कि ये है तस्वीर एंगो फर्टिलाइजर की तमाम प्रोडक्ट्स की, जिसमें एंगो यूरिया भी आ जाता है। इसी तरह ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जबरदस्त यूरिया एंगो का आ जाता है, एंगो अमोनियम सल्फेट आ जाता है, एंगो डैप आ जाता है, डीएपी। इसी तरह ही एंगो फर्टिलाइजर यूरिया को, डीएपी को, सल्फेट को, इन सब चीजों को प्रोड्यूस करता है। वो इसकी मेन प्रोडक्ट्स ही हैं, और इसके प्रोडक्ट्स की डिटेल भी आपके साथ शेयर भी की गई है। तो इसके अगर मार्केट शेयर की बात करें तो ये तकरीबन मार्केट शेयर इसका यूरिया का बनता है तकरीबन 30 टू 35%, समटाइम इसको 38% तक भी कंसिडर किया जाता है। और इसी तरह इसकी बाकी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उनकी जो परसेंटेज है वो इस यूरिया की परसेंटेज से कम है मार्केट शेयर की। तो ओवरऑल अगर मार्केट शेयर की बात करें तो जिस तरह मैंने वीडियो में पहले बता दिया था, तो इसका मार्केट शेयर तकरीबन ओवरऑल देखा जाए जो कि तकरीबन 35% के राउंड अबाउट बनता है। तो जिस तरह के फातिमा फर्टिलाइजर, फुजी फर्टिलाइजर के कस्टमर्स हैं जो कि एक फार्मर्स हैं, जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि लोकली एग्रीकल्चरल मैन्स हैं, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो इनके मेन कस्टमर्स हैं। तो एंग्रो फर्टिलाइजर्स के भी मेन कस्टमर्स यही हैं। तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर के डिटेल देखने के बाद
हम आते हैं फंडामेंटल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और इसके स्टॉक को थोड़ा एनालाइज करते हैं, देन हम एनुअल स्टेटमेंट पर आते हैं। तो ये फर्टिलाइजर सेक्टर का एंग्रो फर्टिलाइजर जो कि इफर्ट के सिंबल से ऑपरेट करता है। तो ये एंग्रो फर्टिलाइजर का जो अभी तक की स्टॉक की प्राइस है वो है 179.16 रुपीज। तो इसका जो 52 वीक्स रेंज का हाई है वो 248 तक रहा है, मतलब कि 248 तक का हाई तक गया है ये, जो कि एफएफसी काफी ज्यादा हाई रहा। इसी तरह ही ये कंपनी की प्रोफाइल वगैरह हमने देख ली। और अगर इसके हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल्स में हम 2021 की जो सेल्स देख लें वो सेल्स 90 अरब तक रही, जो कि इसी तरह इसका प्रॉफिट रहा और इसकी अर्निंग पर शेयर 15.78 तक रही। और 2022 में जो सेल्स हैं 2021 की निस्बत इंक्रीज हुई, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज रहा। और इसी तरह 2022 है उसमें सेल्स इंक्रीज होने के बावजूद इसकी जो यूपीएस है वो 11.54 रही, जो कि 2021 की निस्बत काफी कम रही। और इसी तरह 2023 में देख लें, 2023 में जो 2022 की निस्बत सेल्स तकरीबन डबल रही, तकरीबन 90%, ऑलमोस्ट 85 टू 90% तक इंक्रीज रही। लेकिन इसी तरह इसका जो प्रॉफिट देख लें वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह इसकी जो ईपीएस है वो 19.23 रही। और 2024 को देख ले तो 2024 में जो 2023 की निस्बत सेल्स है वो इंक्रीज हुई, जो कि तकरीबन 15 से 20% का इंक्रीज बनता है। और इसी तरह इसकी सेल्स के साथ इसका प्रॉफिट देख लें तो प्रॉफिट में भी इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह प्रॉफिट के साथ साथ 2023 की निस्बत 2024 की ईपीएस भी इंक्रीज रही। अगर हम इसको क्वार्टर वाइज दे लेकर चलें तो ये आपको बताता चलूं, क्योंकि ये क्वार्टर्स जो फर्स्ट क्वार्टर होते हैं ये क्वार्टर्स कंपनी के साथ थोड़े लो ही चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर्स आएंगे, मतलब कि जो थर्ड और फोर्थ क्वार्टर होगा उसमें सेल्स काफी ज्यादा अच्छी रहती है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर को देख लें 2024 का, जिसमें 4.33 अर्निंग पर शेयर 2024 का जो सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर आपके सामने है। सेकंड में थोड़ा इंक्रीज रहा लेकिन थर्ड में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर को देख लें उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन आया। तो यहाँ पर इससे परेशानी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के जो दो फर्स्ट क्वार्टर होते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के वो थोड़े नॉर्मल ही चलते हैं। तो इसी तरह डिविडेंड किंग के नाम पर ये एंग्रो फर्टिलाइजर जानी जाती है। तो इसके पे आउट्स पर आते हैं, तो इसके आप पे आउट्स देख लें तो पे आउट में ये बेसिकली 4 दफा डिविडेंड अनाउंस करते हैं। तो जो कि 2023 में भी 4 दफा, 2024 में भी 4 दफा इन्होंने डिविडेंड दिया। और ये अपने पे आउट का 100% डिविडेंड देते हैं, मतलब कि ये अपने प्रॉफिट का जो 100% डिविडेंड देते हैं। ये एंग्रो फर्टिलाइजर की एक पॉलिसी है। अगर एफएफसी को देखा जाए वो तकरीबन 70 टू 75% अपना पे आउट देते हैं डिविडेंड की सूरत में। तो यहाँ पर 100% जो है ये एंग्रो फर्टिलाइजर देती है, जिसकी वजह से इसको डिविडेंड किंग भी कहा जाता है। अब ये कंप्लीट डिविडेंड देते ही इस वजह से हैं क्योंकि इन्होंने अपने अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं होती। अगर करनी होती है तो वो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है और उसकी प्रॉपर रीजंस देनी होती हैं कि ये एक्सपेंशन अगर चाहते हैं तो क्यों। और अगर ये भी एक्सपेंशन करेंगे तो बाकी कंपनीज भी एक्सपेंशन करेंगी। चूंकि इनका एक्सपेंशन का कोई मूड नहीं होता, एक्सपेंशन होनी नहीं होती, तो इसलिए ये अपनी 100% ही डिविडेंड की सूरत में दे देते हैं। तो अब चलते हैं हम एनुअल रिपोर्ट पर और हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट, मतलब कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी देख लेते हैं, इसी तरह वर्टिकल एनालिसिस भी होंगे। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चूंकि मैंने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया तो नॉन करंट लायबिलिटीज में एज सच इंक्रीज नहीं है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज नहीं है तो इसका मतलब कि एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन इसी तरह ही करंट लायबिलिटीज में थोड़ा इंक्रीज देखा गया। तो जिस तरह की कंपनी अच्छी चल रही इसमें एज सच कोई इंक्रीज नहीं आया, मतलब एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज, एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स, जिस तरह की इसमें इंक्रीज देखा जाता है। तो इसी तरह अगर हम ओवरऑल देख लें तो नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज दोनों जो हैं उनकी जो अमाउंट है आप देखें 2019 में, तो 2019 में टोटल लायबिलिटीज की बात करें जो कि 83,768, जो कि ये अमाउंट इन मिलियंस में है। तो ये इसकी लायबिलिटीज थी, जो कि इसकी लायबिलिटीज इंक्रीज हुई लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई 2024 में, जो कि 123 के तक आई। अब इसी तरह इसके एसेट्स वगैरह की डिटेल देख लें तो इसके एसेट्स में काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया, लेकिन सेम उसी तरह इंक्रीज देखा गया जिस तरह लाइबिलिटीज में डिक्रीज था। तो मतलब एसेट्स में इंक्रीज आता जा रहा है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। इसी तरह करंट एसेट्स की भी डिटेल आपके सामने है। तो टोटल जो एसेट्स हैं उनकी डिटेल हम देख लें तो वो 2019 से लेकर 2024 में काफी ज्यादा इंक्रीज है। तो मतलब कि एसेट्स भी कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि इसी तरह आप स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स वगैरह को देख लें या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को देख लें या किसी भी इसी तरह आप किसी भी पॉइंट को देख लें एसेट के अकॉर्डिंग, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रही है बैलेंस शीट। और इसी तरह इसके हम नीचे आए तो ये वर्टिकल एनालिसिस भी देख सकते हैं आप। तो ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन जो वर्टिकल एनालिसिस में भी है, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट हम देख लें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस दोनों इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर इसके एनालिसिस देखें आप, जो कि इसके एनालिसिस में अगर आप सेल्स को देखें
तो 2019 की निस्बत जो सेल्स हैं वो 2024 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहीं, जो कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो इसी तरह ही इसके जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होनी थी, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह बाकी सब जो एक्सपेंसेस वगैरह मैंने देखे, वो भी एज़ सच उतने ही हैं जितने एक नॉर्मल कंपनी में लगते हैं, जो कि फर्टिलाइज़र सेक्टर के अकॉर्डिंग देखें। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह भी काफ़ी नॉर्मल रहे हैं। तो एज़ कम्पेयर टू मतलब प्रीवियस ईयर्स जैसे वो पिछले चलते आ रहे थे। इसी तरह ही कॉस्ट वगैरह भी इनकी नॉर्मल है। तो अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो ये जो पैड है कंपनी का 2019 में देखें तो 2019 से इंक्रीज़ होकर 2024 में ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ रहा। तो इसमें मतलब प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा जा रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोज़ीशन का मतलब बैलेंस शीट भी अच्छा दिखा रही थी और इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी देख लें, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी पोज़ीशन दिख रही है। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी मौजूद है और इसी तरह ये वर्टिकल एनालिसिस भी आपके सामने है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके सामने है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इन थाउज़ेंड में है और यहाँ पर भी आप इसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। ऑपरेटिंग जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है इसमें 2024 में कंपनी के अंदर कैश आया और काफ़ी अच्छा खासा कैश आया, जो कि 2023 में कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी। और इसी तरह ही फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी कंपनी की आपके सामने है। तो ये कंपनी के पास बेसिकली 2023 में काफ़ी ज़्यादा कैश था, जो कि कंपनी का 2024 में काफ़ी जो कैश है कंपनी ने एट द एंड काफ़ी कैश को लूज़ किया। तो यहाँ पर कंपनी के जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये ठीक है। तो 2024 में कंपनी का जो कैश है वो थोड़ा-सा नेगेटिव में है, लेकिन एज़ सच नेगेटिव में नहीं है, चूँकि इसके इन्वेस्टमेंट वगैरह बाकी सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये इसका यहाँ तक आना बनता था। तो यहाँ पर ये एक मैं आपको 6 ईयर्स के एनालिसिस मतलब कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि ये देखें कि यहाँ पर इन्होंने एनालिसिस काफ़ी अच्छा एक पॉइंट दिया हुआ है कि ये इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है अपने अकॉर्डिंग 6 ईयर्स की, जिसमें आपको शेयर कैपिटल रिजर्व्स, शेयर इक्विटी, ये बोरिंग्स भी इसमें मौजूद है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, करंट एसेट्स वगैरह, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये सब कुछ इसमें जो डिटेल है वो मौजूद है। तो ये भी आप देख सकते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी इन्होंने कंप्लीटली एनालाइज किया हुआ है यहाँ पर शॉर्टली। तो ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए काफ़ी अच्छी कंपनी दिख रही है कि कंपनी भी ऐसा जिसमें कोई मसला नहीं है। तो जिस तरह के बाकी फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनीज है, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है और फ्यूचर में भी दिखाती नज़र आएगी। सिर्फ गैस प्राइसेस को लेकर जो मसला है, ये काफ़ी हद तक हल भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है कि जहाँ पर अभी एफएफसी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये चीज़ दोबारा नीचे आ जाए और एंग्रो फर्टिलाइज़र ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाने लग जाए। अब एंग्रो फर्टिलाइज़र अगर गैस की प्राइसेस सेम भी आती हैं, तो एंग्रो फर्टिलाइज़र ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। उसकी रीज़न ये है कि एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है, इसके जो प्लांट्स हैं वो काफ़ी एफिशिएंट है। तकरीबन ये 10 टू 12% इसके जो प्लांट्स हैं वो एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट होने का मतलब है कि ये गैस की कम क्वांटिटी यूज़ करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तो इसलिए गैस कम यूज़ होने की वजह से एज़ कम्पेयर टू एफएफसी, इनके जो प्रोडक्ट्स की प्राइसेज़ है वो डिक्रीज़ रहेंगी। अगर प्रोडक्ट की प्राइसेज़ डिक्रीज़ ना करें, तो इनकी प्रोडक्ट्स जो डिक्रीज़ प्राइसेज़ पर बनेंगी, वो सेम प्राइस पर अगर सेल आउट होंगी, तो इनकी प्रॉफिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकती है। तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से एंग्रो फर्टिलाइज़र एफएफसी से काफ़ी बेहतर है। और अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र की हम बाइंग की बात करें, तो जो कि करंट प्राइस आपने देखी, करंट प्राइस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं डिविडेंड लेने के लिए। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको बाय करना चाहते हैं, तो आप इस प्राइस पर भी बाय करके बाकी भी जब भी जिस तरह ये अभी रिसेंटली ही एक डिप्स आए, काफ़ी अच्छी खासी मार्केट गिरी, पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका था उसकी वजह से। तो इसी तरह ही मज़ीद आगे भी इसी तरह की सिचुएशंस आती रहेंगी। तो ये जिस तरह मार्केट नीचे जाती है, तो उस प्राइस पर, उस स्टेज पर आप अपने स्टॉक्स को कलेक्ट करके उनको काफ़ी अच्छी खासी एवरेज कर सकते हैं। तो वो स्टेजेस ही असल पॉइंट होता है एक इन्वेस्टर के लिए अपने स्टॉक्स को बाय करने का। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए डिविडेंड के लिए आप ये एंग्रो फर्टिलाइज़र को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा और बहुत हैंडसम स्टॉक है, जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छे डिविडेंड के साथ-साथ एक अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब